आइए, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद इसमें। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा किताब के चैप्टर नंबर 17 यानी कि 17, जिसका नाम है मनाजिर कुदरत। ये जो चैप्टर है एक नज्म मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में पोएम बोला जाता है, हिंदी में कविता बोला जाता है। जो कविता पोएम सुनते हैं, पढ़े भी होंगे, उसी को बोलते हैं नज्म। उर्दू में बोलते हैं क्या? नज्म। और उर्दू में नज्म का मतलब होता है मोती पिरोना। जिस तरह एक माला बनाने के लिए धागे में एक एक करके मोती को पिरोया जाता है, गुहा जाता है, उसी तरह उर्दू में नज्म को लिखने के लिए लफ्जों को, शब्दों को, वर्ड्स को एक एक करके पिरोया जाता है। तो नज्म का लफ्जी माना होता है मोती पिरोना। कायदा कानून को फॉलो करके नज्म को लिखा जाता है, कविता को लिखी जाती है उर्दू में, तब जाके एक नज्म तैयार होता है। तो ये जो चैप्टर है एक नज्म ही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान है। मैं गारंटी देता हूं आपको पक्का समझ में आएगा। मनाजिर कुदरत का मतलब होता है, कुदरत का मतलब तो लोग जानते हैं प्रकृति, नेचर। मनाजिर जो होता है, मनाजिर प्लूरल वर्ड है यानी कि बहुवचन। इसका सिंगुलर वर्ड यानी कि एक वचन होता है मंजर यानी कि दृश्य। मनाजिर कुदरत यानी कुदरत का दृश्य, प्रकृति का दृश्य इस चैप्टर में दिखाया गया है। दृश्य को इंग्लिश में सीन या साइट बोला जाता है। तो यहाँ पे नेचर का सीन दिखाया गया है, कुदरत का सीन दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है। एक्चुअली में चकबस्त जो है देहरादून गए थे घूमने के लिए। जब देहरादून गए तो वहां के दृश्य को देखे, वहां के पहाड़ी इलाकों को देखे, तो उससे मोटिवेट हुए। अब मोटिवेट होकर उन्होंने ये नज्म कविता लिख दी, जिसमें वही देहरादून के पहाड़ी इलाकों का दृश्य दिखाया है, वहां का सीन दिखाया है, वहां का कुदरत का सीन दिखाया है। तो इसीलिए चैप्टर का टाइटल जो है मनाजिर कुदरत हो गया है, यानी कि कुदरत का दृश्य, कुदरत का सीन, कुदरत का नजारा, है ना। तो इस नज्म कविता को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके राइटर को, मुसन्निफ के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। मनाजिर कुदरत नाम के चैप्टर के लेखक यानी कि मुसन्निफ का नाम है चकबस्त। चकबस्त, इनका पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है। ये चकबस्त के नाम से भले मशहूर हो गए, क्योंकि इनका तखल्लुस जो था वो चकबस्त था। वो अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में चकबस्त यूज करते थे नाम, इसलिए चकबस्त के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन इनका पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण था, याद रखिएगा। इनके पैदाइश 1882 ईस्वी में यूपी के फैजाबाद में हुई है। चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में यूपी के फैजाबाद में हुई है। लेकिन आबाओ अजदाद यानी कि इनके बाप दादा जो थे वो लखनऊ के थे, लखनऊ में रहते थे। तो इसीलिए चकबस्त बचपन में ही लखनऊ चले गए। भले उनकी पैदाइश फैजाबाद यूपी में हुई, लेकिन बाप दादा लखनऊ में थे, तो वो बचपन में ही लखनऊ चले गए और वहीं पर इब्तिदाई तालीम हासिल की, यानी कि शुरुआती शिक्षा ली। अब 1905 में बीए किया चकबस्त। उन्होंने 1905 में बीए किया और 1908 में वकालत का इम्तहान भी पास किया। 1908 में वकालत का इम्तहान पास करके वकील बन गए और धीरे धीरे वो मशहूर होने, लखनऊ के बड़े बड़े वकीलों में इनका नाम आने लगा और ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस हो गए। बचपन से ही शायरी का शौक था उनको, बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था। 9-10 साल की उम्र में ही उन्होंने पहले अपनी गजल लिखी थी। तो उन्होंने गजल लिखा तो पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा कि मुझे पीछे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो गजल लिखे और लिखते ही चले गए। उनको दिलचस्पी आ गई, इंटरेस्ट आ गया और लिखते ही चले गए और अंतिम सांस तक उन्होंने गजल लिखा। और यहाँ पर 3 नाम उनके टीचर हैं, आतिश, गालिब और अनीस। आतिश, गालिब और अनीस जो है चकबस्त के शेरो शायरी के टीचर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से राय लिया करते थे। 1926 ईस्वी में वो राय बलेरी आए और अदालत में कामयाबी के साथ उसी दिन लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पे आए। ट्रेन में बैठे ही थे, देखिए फिर से 1926 ईस्वी में एक मुकदमा यानी कि एक केस के सिलसिले में केस लड़ने के लिए रायबरेली आए। लखनऊ से रायबरेली आए केस लड़ने के लिए। अदालत में उन्होंने वकालत की केस लड़ी और केस जीत भी गए और उसी दिन फिर से वापस लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पर आए। ट्रेन पर बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिस का हमला हुआ और जुबान बंद हो गई। केस तो जीत गए, स्टेशन के ट्रेन पे भी बैठ गए, ट्रेन पर भी बैठ गए, तब तक उनके दिमाग पर फाजिल्स मार दिया और उनकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई और 7 बजे शाम को ही उनका इंतकाल हो गया। और फिर उनको लखनऊ लेकर जाया गया और वहीं पे दफना दिया गया। देखिए फालिस जो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है, कभी भी कहीं भी मार सकती है। तो फालिस कोई आदमी नहीं होता है, वो एक बीमारी होता है, पावर से नहीं मारता है, मतलब वो लग जाता है। तो ये हो गया चकबस्त के बारे में कुछ डिटेल जो आपको याद रखना है। तो अब
आइए इस नज्म कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर चकबस्त जो है वो देहरादून गए थे, तो देहरादून के पहाड़ी इलाकों को उनको देखा और क्या क्या उनके दिमाग में आया और क्या क्या उन्होंने लिख दिया। मनाज़िर कुदरत। चलिए अब मैं आपके बुक का मनाज़िर कुदरत स्टार्ट करता हूँ, नज्म को स्टार्ट करता हूँ। शुरू में लिखेंगे, फजाए में ऐसी हवा समाती है, बशर के रूह को राहत की नींद आती है। इसमें बोल रहे हैं कि कुह मतलब होता है पहाड़, पहाड़ी इलाके में ऐसी हवा समाती है कि बशर के रूह यानी कि इंसान की रूह को राहत की नींद आती है। ये बता रहे हैं चकबस्त जब वो देहरादून गए, वहां सबसे पहले पहाड़ी इलाकों के बारे में बताया कि वहां की हवा जब चलती है ऐसी हवा शर्माती है, चलती है कि इंसान की रूह को राहत की नींद आती है। बस एक आलिम चार सितमतारी है, न शोर शर है न दुनिया की आवाजारी। यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा है, वीरानी छाई हुई है, न शोर शर है न दुनिया की आवाजारी है, न यहाँ पे गाड़ी वगैरह की आवाज सुनाई दे रही है, न ही लोगों के रोने गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, वीरानी छाई हुई। असर दिखाता है कुदरत का नगमा, शजर हजर से टपकती है रात की तासीर। असर दिखाता है कुदरत का नगमा, असर दिखाता है। वाकई में कुदरत का जो नगमा गाता है क्या खूबसूरत गाता है, दिल को शांति मिलती है। शजर और हजर यानी कि शजर का मतलब होता है पेड़ दरख्त और हजर का मतलब होता है पत्थर। तो बोल रहे हैं कि वहां के पेड़ और पत्थर बिना ऐसे नगमा सुनाते हैं कि दिल को शांति मिलती है, ऐसा राग गाते हैं। यह राग वह है जो मिज़राब का असीर नहीं, यह हर्फ कान के पर्जों में गोशागीर नहीं। यह राग जो है जो नगमा गा रही कुदरत, जो राग सुना रही, ये राग कोई मिज़राब का असीर नहीं। मिज़राब बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, गिटार तबला ढोलक को हम लोग मिज़राब बोलते हैं, जिससे म्यूजिक निकलता हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये जो कुदरत नगमा गा रही है, जो राग सुना रही है, ये राग ऐसा है जिसे कोई मिज़राब गिटार की जरूरत नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का राग नहीं है, कुदरत का राग है। कुदरत नगमा सुना रही है और ये किसी भी इंसान की कान में नहीं समा सकता है। इसे सिर्फ वही सुनेगा जिसका दिल गजा, जिसके वो दिल में सोच, जिसका रग रग में साज, इसका इस राग में जो कुदरत नगमा सुना रही है, राग सुना रही है, ये राग सिर्फ वही सुनेगा जिसका दिल गजाज हो, जिसका दिल नर्म दिल हो, जिसका दिल साफ हो, सच्चा हो। वो दिल में सोच तो रग रग में साज है उसका। जिसके दिल में सोच हो यानी कि पलट है, वो कभी जलन वाले कभी नहीं सुन सकते। आगे शेर में कहते हैं कि वो कुदरत चाहती थी दुनिया मुझे देखे, लोग मुझे देखे, मैं पर्दा हो जाऊं, लेकिन कुदरत ने इस दुनिया में ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें बना दी जिसे देखकर लोगों को एहसास हो सके कि देखो बनाने वाला इतना खूबसूरत बनाया है तो वो कितना खूबसूरत होगा। प्रकृति ने, खुदा ने इस दुनिया में बहुत ही ऐसी खूबसूरत चीजें बनाई है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है और शांति मिलती है। तो सोचिए इतनी खूबसूरत चीजें बना खुदा ने बनाई है, तो बनाने वाला खुदा कितना खूबसूरत होगा। यही बात का एहसास दिलाने के लिए, जब बनाने वाला इतना खूबसूरत बना सकता है, सोचिए वो कितना खूबसूरत होगा। यही बात का एहसास दिलाने के लिए प्रकृति ने इस दुनिया में बहुत ही अजूबा चीजें बनाई है। शरीक जाति वजह कदीम कुदरत की, आया के सगों सजर से कशिश मोहब्बत की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो कुदरत का रिश्ता है इस दुनिया से, इस सरजमीन से जो है लाखों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, उनके पीछे कशिश मोहब्बत है जो कि हमें शजर से दिखाई दे रहा है, यानी कि पेड़ पत्थर पौधों, उसके बाद झरनों से दिखाई दे रहा है। झरना जो है लाखों करोड़ों वर्षों से गिरता चला आ रहा है, झरना बहते चला आ रहा है। इससे क्या मालूम चल रहा है, ये जो कुदरत है, प्रकृति का रिश्ता है जो इस सरजमीन से लाखों यानी सदियों से जुड़ा हुआ है। यही यहाँ पे बात बताई गई। शराब इश्क हकीकी से तहर एक सरसार शजर था, कोहदा चश्मा था या मस्त गुबार। यहाँ पे बोल रहे हैं कि शजर भी था, शजर मतलब पेड़, अभी मैंने आपको बताया दरख्त, पेड़ भी था, पत्थर भी था, झरना भी था और हाथ में रखी हुई मिट्टी भी थी। जितने भी थे ये सभी शराब को पीकर शराब के नशे में धुत थे। ये भी मतलब चाहते थे कि मैं प्रकृति को देखूं, मैं नेचर को देखूं, उसके चेहरे को देखूं जो कि हम लोगों को इतना खूबसूरत बनाया है, वो कितना खूबसूरत होगा, मैं उनको देखूं। दरख्त वो को है क्या, जात पाक इंसान क्या, तयूर क्या है, हवा क्या है, अब्र बारा क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है पेड़ क्या है, दरख्त क्या है, पहाड़ क्या है, इंसान की जात पात क्या है, तयूर क्या है यानी कि परिंदे क्या है, हवा क्या है और बरसने वाली बारिश क्या है, या मौज हस्ती बेदार क्या नासिर है, सब एक काफिला शौक के मुसाफिर है। यहाँ पे बोला जा रहा है जितने भी हैं पेड़ पत्थर पहाड़, इंसान की जात पात, परिंदे, हवा, बरसने वाली बारिश, ये जितने भी हैं ये एक लहर है जिनकी शुरुआत हो चुकी है और इनका मंजिल कहीं और है और उनको एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ये सब जो है काफिले शौक के मुसाफिर है। ये जितने भी पहाड़ पेड़, उसके बाद से इंसान की जात पात, परिंदे, बरसने वाली बारिश, ये ठीक है हवा, ये काफिले के मुसाफिर है, मतलब एक काफिला है उसके मुसाफिर है। हम लोग जो इंसान ये पैदा हुए, एक सफर है, स्टार्ट हो चुका है, काफिला स्टार्ट हो चुका है, बस हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे, इंतकाल करेंगे, सफर खत्म होगा, मरेंगे। यही बोला जा रहा है कि जितने भी चीजें, पेड़ पौधे पहाड़, जो कुछ भी हवा, बरसने वाली बारिश, जितने भी इस दुनिया में जितने भी इंसान है ये सफर तय कर चुके हैं,
शुरू कर चुके हैं, बस इसको मंजिल का इंतजार है। ये दिल के टुकड़े हैं कुदरत के, इनमें बैर नहीं, सब कुदरत के पाले हैं, कोई बैर नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी चीजें हैं कुदरत के दिल के टुकड़े हैं। कुदरत ने दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं, प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, वो सब कुदरत यानी कि प्रकृति के दिल के टुकड़े हैं। इनमें कोई बैर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कुदरत किसी का वैल्यू कम कर दिया है, किसी का वैल्यू बढ़ा दिया, सभी को बराबर बनाया, सभी एक ही गोद के पाले, जिसमें कोई गैर नहीं है। कुदरत जो है सभी सामान, सभी चीज को, इस दुनिया में जितने भी चीजें बनाई है कुदरत ने, वो सभी को एक समान बनाई है। कोई उसमें गैर नहीं है, कोई बैर नहीं है, न उसमें कोई अंतर है, न ही कोई गैर है। उन्हीं से नगमा कुदरत है और जो पस्ती में अब एक सांस के पर्दे है बज़्म हस्ती में। इस दुनिया में, इसमें बोला जा रहा है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसमें खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ कुदरत की वजह से है। जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कुदरत इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है, सभी जो है एक समान है। और आप लोग खुद सोचिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को खुदा ने यानी कुदरत ने बराबर बनाया है। कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। कोई इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। कोई इंसान मतलब चेहरे से अच्छा नहीं, लेकिन उसके अंदर हुनर रहती है, काबिलियत रहती है। तो खुदा ने हर इस दुनिया में जितने भी इंसान है सभी को बराबर बनाया है। और झील में और हम में कोई अंतर नहीं, कोई भी इम्तियाज नहीं। झील में और हम में कोई भी, हर जिसमें खाक यहाँ उसका जिसमें पानी है, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। बस फर्क इतना है कि जो झील है, झरना, उसका जिस्म जो है वो पानी से बना हुआ है, और हम इंसान का जिस्म जो है वो खाक यानी कि मिट्टी से बना हुआ है। और जिस तरह झरना जो है गिरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, बल उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। हम में और झरने में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। इस प्रकृति में, कुदरत में जितने भी दुनिया चीजें बनाई है सबको एक समान बनाई है, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं बनाया, सभी को एक समान देखा है और एक समान बनाया है। ठीक है, तो ये लास्ट में जो है आपका ये मनाज़िर कुदरत नाम का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। यही था आपका लास्ट लाइन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसको बार बार सुनिएगा ना तो कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और बार बार सुनिए, 2-3 बार सुनिए, बस कान में लगा के सुन लीजिए। और सुनने के बाद इसमें एक बार सुनिएगा जो समझ में आएगा, दूसरी बार सुनिएगा दूसरी चीज समझ में आएगी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में कोई भी चीज खूबसूरत जो मतलब कैसे होती है, कोई भी चीज जो है खूबसूरत होती है क्यों, उसको उसी तरह छोड़ दो। फूल खूबसूरत है, कब तक खूबसूरत है? जब तक हम उसे कांटा बनाने की कोशिश नहीं करते। कांटा भी खूबसूरत है जब तक हम उसे फूल बनाने की कोशिश नहीं करते। सबका अपना अपना वजूद है, खूबसूरती है, सब खूबसूरत है, बस उसे जो है उसी हालत में छोड़ दो। चलो तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।